आदाब दोस्तों, मैं हूँ आरिफ। इस वीडियो में हम देखेंगे ये जो रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है इंडिया और चाइना के बॉर्डर के ऊपर, इंडिया के नॉर्थ की तरफ और चाइना के साउथ की तरफ। ये इसके मतलब थोड़ी-सी मैं बात करनी चाहूँगा और इस सिलसिले में मैं ये बताना चाहूँगा कि जब चाइना की फ़ौज ने अग्रेशन शोर किया और इंडिया के एरिया में गई है, तो इंडिया वालों से एक गोली भी नहीं चल सकी। इतने डरपोक है। जब इंडिया का एक जहाज़ पाकिस्तान में आया था, तो इमरान खान ने वाज़े तौर पर कह दिया था कि हम इनको रिप्लाई करेंगे, ऐसी कोई बात हुई। आया तो रिप्लाई हुआ। ये इंडिया वालों ने पाकिस्तान में एक टारगेट को हिट किया था और ये जंग में ये टैक्टिक्स होते हैं इस तरह के कि आप हम हमारी तरफ एक गोली चलाएँगे, एक कार्रवाई करके हम आपके 4 निशानों पर हिट करेंगे। पाकिस्तान ने वही किया था। जवाब में जाके 4 जगह पर हिट करके दिखाया था कि आप लोग हमारे दरख्त गिराने आए थे, हम लोग भी आपके दरख्त गिराएँगे लेकिन 4 जगह और आप लोगों को बता देंगे। तो ये इमरान खान तो ख़ैर वो चूँकि वो बहुत ज़्यादा फ़ज़ूल बातें करने वाला बंदा नहीं है, बड़के मारने वाला बंदा नहीं है, उसने कभी नहीं लोगों को बताया कि मेरी 26 इंच का मेरा सीना है, जैसे ये मोदी साहब का। और जब ये 56 इंच का सीना दिखाने की बारी आई, तो मोदी साहब गायब। वो सीना सिकुड़ कर 0 इंच का हुआ है, 56 इंच का सीना। तो ये भारत के अवाम बेसिकली जाहिल लोग हैं, गरीब भी बहुत ज़्यादा हैं। वो जब ऐसी बढ़के सुनते हैं ना ये जाहिलों की, जैसे ये मोदी जाहिल है, वो बड़े खुश होते हैं। लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि जब ये वक़्त आएगा ना तो इसका सीना होगा ही नहीं, 56 इंच का क्या होना है, 0 इंच का भी नहीं रहेगा। तो चाइना वाले अंदर घुसे हैं, उन्होंने इंडिया वालों के ऊपर गोली खर्च करना भी ज़रूरी नहीं समझा। पाकिस्तान ने तो फिर भी ज़रूरी समझा था ना, ये जो बालाकोट वाला वाक़या हुआ था पिछले साल फ़रवरी में। चाइना वालों ने उसकी भी ज़रूरत, उन्होंने कहा कि इस बेवकूफ़ और जाहिल और गरीब भिखारी कौम के ऊपर हम गोलियाँ खर्च करें। उन्होंने जूते मारे हैं इंडिया वालों को। चाइना वालों ने इंडिया वालों को जूते मारे हैं, मुक्के मारे हैं। जैसे वो होता है नहीं कि बंदा के बाजू ठोंकता है और वो कहता है कि यार चलो इनको हम देख लेते हैं। उन्होंने वैसा किया कि यार छोड़ो अपनी पिस्तौलें वो इस काबिल हैं, उनके ऊपर गोलियां यूज की हैं। चाइना वाले कई मील तक इनके अंदर घुस गए हैं इंडिया के, और इंडिया वाले अभी तक कुछ भी नहीं कर सके और बस बातें कर रहे हैं, यही कर रहे हैं, तरले मिन्नतें कर रहे हैं इंडिया वालों के। ठीक है, और अब हम जाते हैं बैकग्राउंड के ऊपर भी थोड़ा सा तबसरा कर लेते हैं। तो बैकग्राउंड बेसिकली इन चीज़ों का ये है कि जब तक नवाज शरीफ की हुकूमत थी, ठीक है, एक तरफ से इंडिया पाकिस्तान को दबाव डाल रहा था, कश्मीरियों के ऊपर गोलियां मार रहा था, पाकिस्तानी हुकूमत कुछ भी नहीं, उन्हें जाती उमरा बुला बुला के नाश्ते करवाए जा रहे थे, शादियों अटेंड करवाई जा रही थी, साड़ियां दी जा रही थी, आमों के तोहफे दिए जा रहे थे। ठीक है, नीचे हम लोग लगे हुए थे। और दूसरी तरफ बड़ी प्लानिंग के साथ इंडिया और नवाज शरीफ वगैरह की मिली भगत से पाकिस्तान को अमेरिका के सामने खड़ा किया जा रहा था कि पाकिस्तान का इंडिया दुश्मन नहीं है, अमेरिका दुश्मन है, कि किसी तरह पाकिस्तानी अमेरिका के साथ लड़ पड़े और अपना वही असर करवाएं जो अमेरिका ने इराक का किया था। ठीक है, तो अब जो इंडिया है जो कश्मीरियों पर जुल्म कर रहा है, उसके मुतल्लिक मीडिया में कोई खबर नहीं है। सारी बातें किसके खिलाफ हो रही हैं? अमेरिका के खिलाफ, कि अमेरिका पाकिस्तान का दुश्मन किस तरह बना दिया जाए, पाकिस्तानी कौम को गुस्सा चढ़े इराकियों की तरह, वो कोई गलती करे, अमेरिका पाकिस्तान पर हमला कर दे और इंडिया की ये जो क्या कहते हैं रास्ते की कोई रुकावट है तो वो आराम से वो अमेरिका दूर कर देगा। लेकिन हुआ क्या कि नवाज शरीफ गया और इमरान खान आया और फिर ये डिप्लोमेसी कैसे चेंज होती है कि आप देखें पहले क्या हो रहा था कि अमेरिका दुश्मन है, एक तरफ से इंडिया हमारी खिंचाई कर रहा है। ठीक है, अब इमरान खान आया, क्या हुआ, इसने सबसे पहले क्लियर कट अपनी कौम को बताया कि हमारा दुश्मन इंडिया। जब ये बालाकोट वाला वाकया हुआ कि पाकिस्तानी को पता चला कि हमने लड़ना इंडिया से है, अमेरिका से नहीं। पहले तो इसने ये बात क्लियर की है। फिर इसने क्या किया, उस वाकये के बाद ये अमेरिका गया और अमेरिका के साथ जाके इसने डायलॉग किए हैं और आर्मी चीफ भी उधर गए थे, दोनों ने बैठ के डील की है, F-16 के लिए मजीद सपोर्ट भी लिया है, असला भी लिया है और वापस आ गए हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ कि जो अमेरिका का सदर कभी कश्मीर पर बात ही नहीं था करता, वही अमेरिका का सदर ये तो ट्रंप है, कश्मीर के ऊपर इंडिया से कह रहा है कि मैं तुम्हारी डील करवा देता हूँ। पाकिस्तान से कह रहा है कि मैं तैयार हूँ सब कुछ करने के लिए। सब कुछ जैसे बदल गया है कि पहले जो काम हो ही नहीं थे रहे वो क्या कहते हैं हो रहे हैं, और जो पहले हो रहे थे वो सब कुछ खत्म। ये होती है सही डिप्लोमेसी।
आप लोग ज़रा इस चीज़ के ऊपर गौर करें कि अमेरिका पाकिस्तान की सपोर्ट के ऊपर इतना ओपनली आ गया कि अमेरिका ने कहा कि मैं पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान डील करवाने के लिए, साल से कराने के लिए तैयार हूँ, जो अमेरिका के किसी सदर ने कहा ही नहीं था। और फिर क्या हुआ कि पाकिस्तान और इंडिया का फ्रंट ठंडा और इंडिया और चाइना का फ्रंट गर्म हो गया। माहौल जो है, ये होती है इमरान खान की कामयाब डिप्लोमेसी, कि बजाय इसके कि पाकिस्तान इंडिया से लड़े या पाकिस्तान अमेरिका इसके साथ लड़े, ये तो बाद की बात है, उल्टा चीन इंडिया के साथ लड़ रहा है। आप जरा देखें कैसी डिप्लोमेसी है कि सारा प्रेशर किसके ऊपर है, इंडिया के ऊपर, और वो भी पाकिस्तान की वजह से नहीं, किसकी वजह से, चीन की वजह से। ये होता है इमरान खान। ये होता है जब आपका कोई मुहब्बे वतन लीडर हो, आपका कोई प्राइम मिनिस्टर अच्छा आ जाए, तो वो कैसे डील करता है कि आज इंडिया और पाकिस्तान नहीं लड़ रहे, इंडिया और चीन एक दूसरे के सामने खड़े हैं, और ये पाकिस्तान की कामयाब डिप्लोमेसी है। ये होता है अमेरिका के साथ कॉन्टैक्ट करने का फैसला। चाइना के फौजी इंडिया में गए हैं, ना कि पाकिस्तान के फौजी। और मैं यहाँ पर आपको ये भी बात बता दूं कि ये चाइना के फौजी इंडिया में वैसे ही घुसे हैं जैसे पाकिस्तान के फौजी कारगिल में घुसे थे, लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि उस वक्त पाकिस्तान का वजीर आजम एक गद्दार था, नवाज शरीफ, और चाइना में ऐसा कोई गद्दार नवाज शरीफ नहीं बैठा हुआ, और इंडिया वालों को लग पता गया। यही हुआ था कि जब तक नवाज शरीफ ने अपनी गद्दारी नहीं थी दिखाई, कारगिल में भी इंडिया वालों को लग पता गया था, उनको समझ ही नहीं थी यार क्या करें, और फिर ये गद्दार आ गया। तो ये इंडिया की बातें करने शुरू हो गए कि मैंने तो अपनी फौज को कहा ही नहीं था, मुझे तो पता ही नहीं। आप लोग जरा ये सोचें, 5000 पाकिस्तान का फौजी कारगिल चला जाए, करोड़ों डॉलर का वो असला लेकर वहां पर चला जाए, जरा सोचें। और असला एक जगह से इशू नहीं होता, 500 जगह से वो असला इशू होता है, और पाकिस्तान की कोई एजेंसी में नवाज शरीफ का वाकफकार ही ना बैठा हो जो उसको जाके बता दे कि यार ये लोग तो कारगिल में जा रहे हैं। ये नवाज शरीफ ने इतना बड़ा झूठ बोला हुआ है, और हमारे पाकिस्तान की अवाम भी कोई इंडिया वालों की अवाम से जहालत में कम नहीं है, उन्होंने मान लिया हुआ है कि मुल्क के लोगों को ये बताया गया है कि 5000 पाकिस्तान का फौजी करोड़ों डॉलर का इसला इशू करवा के छाते, उनको हेलीकॉप्टर या जहाज उधर लेके गए होंगे, वो छाता बरदार फौज को उतारने के लिए सब कुछ, ये सब कुछ उतारा मुल्क के वजीर आज़म को पता ही नहीं था। ये हमारी कौम को ऐसे फुद्दू बनाया हुआ लोगों ने। एक होता है ना कि मुशर्रफ ने 2-3 अपने दोस्त भेज दिए कारगिल में, तो बंदा कहता है यार उसके कोई प्राइवेट दोस्त है, नवाज शरीफ को पता ही नहीं चला होगा। 5000 से ज्यादा पाकिस्तान की फौज कारगिल जाए, करोड़ों डॉलर का असला लेके जाए, बकायदा उनके पास ऐसा असला था कि इंडिया वाले तोपे और जहाज लेके आए थे और पाकिस्तानी फौज नहीं थी हार मान ले, इतना उनके पास असला था, इतनी जगह से वो असला इशू करवा के गए हुए थे, और मुल्क का वजीर आज़म कह रहा मुझे तो पता ही नहीं। एक गोली किसी फौजी को इशू होती है ना, तो सबसे पहले वजीर आज़म को बताया जाता। ये हो ही नहीं सकता कि एक गोली किसी बंदे को इशू करे मुशर्रफ, और वजीर आज़म को चलो बंदा कहता है हफ्ता तो पता नहीं चला, हफ्ते बाद चल गया था, 6 महीने पता ही ना चले। एक गोली मुशर्रफ किसी के खिलाफ इश्यू करता ना, और वजीर आजम को नवाज शरीफ को 6 महीने तक पता ना चलता, तो मैं कहता यार ये तो वजीर आजम ही ना है, इसको उतारो। ये कैसे होगा कि एक गोली चाहिए इशू हुई थी तो 6 महीने तक इस बेवकूफ को पता ही नहीं था। ये वहां के सामने ड्रामे कर रहा है ऐसी बातें कर करके। तो ये नवाज शरीफ ने हमारी कौम भी बड़ी जाहल है, फुद्दू बना लिया था, ठीक है। और अब मैं आपको एंड के ऊपर ये बताना चाहता हूँ, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, थोड़ा सा और बैक हिस्ट्री में जाते हैं चीज़ों को समझने के लिए। ये पाकिस्तान और अमेरिका थे, इन्होंने जब रशिया तंग कर रहा था तो अफगानिस्तान को यूज़ किया था रशिया को तोड़ने के लिए। अब वही काम मुझे लगता है और पाकिस्तान और अमेरिका ने ना चाइना से लेना। मुझे नहीं लगता इंडिया बचे, मुझे लगता है कि ये जो मोदी है ना, ये इंडिया का गोरबाचोव साबित होगा। इंडिया बहुत जल्द टूट जाएगा, और इस मुल्क को टूट ही जाना चाहिए। इस मुल्क ने बहुत ज्यादा जुल्म किया, इस मुल्क ने हैदराबाद दक्कन के ऊपर कब्जा किया, उस मुल्क के लोगों को कोई डेमोक्रेटिकली तरीके से एनेक्स नहीं था किया, अपने साथ नहीं था मिलाया, वो निज़ाम दक्कन भाग गया था। ये है इंडिया की डेमोक्रेसी का हाल। इन्होंने तो कोई वोटिंग नहीं थी कराई, फौज घुसाई थी, और इसी तरह उन्होंने कश्मीर में किया था। इंडिया ने 10 तकरीबन रियासतों के ऊपर, जिनमें गोवा भी शामिल है, ठीक है, और बहुत सारी छोटी वो रियासतें थी, इन्होंने फौज के जरिए साथ मिलाया था उनको। तो इस मुल्क जब ये पार्टीशन हुई थी 1947 में, पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश होता था, और जो इंडिया था ना, वो अगर आज़ाद रियासतें अलहदा कर दी जाए, कश्मीर, जूनागढ़, गोवा, दक्कन,
तो ओरिजिनल इंडिया पाकिस्तान से छोटा था पार्टीशन पर, तो इन लोगों ने जुल्म भी बड़ा किया। लेकिन अब मैं दोबारा अपनी बात के ऊपर आता हूँ कि ये जो चाइना है ना, ये बेसिकली मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ गया था ना अमेरिका के साथ, ये बात ऐसे हो चुकी हुई है कि चाइना इंडिया के ऊपर प्रेशर डालेगा और इंडिया सह नहीं सकेगा और रशिया की तरह टूट जाएगा। और इंडिया एक ही लाई था रशिया का, जब रशिया या यूएसएसआर टूटा था ना, इंडिया ये उसका लाई था। और इंडिया ही 1990 के बाद भी जब ये टूटा था रशिया से असला लेता रहा। तो जैसे ही इंडिया टूटा, जो रशिया के असला का एक ही खरीदार है ना इंडिया, वो भी खत्म हो जाएगा। और शायद यही अमेरिका चाहता है कि रशिया को कमजोर कर दो, ये जितना असला बेच पा भी रहे हैं ना अपने ये बिगेस्ट एलाई को, अपने इत्तेहादी को, इंडिया को, तो इसको भी तोड़ दो। तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया बचे। और वो चाइना के जरिए इतना प्रेशर आ रहा, तो ये इंडिया वाले फंस चुके हुए हैं और इंडिया मुझे लगता है टूट जाएगा। एक तरफ उनके पाकिस्तान, अव्वल तो ये इंडिया वालों ने दुश्मन भी हर कौम को बनाया हुआ है। ये तामिल टाइगर्स दहशतगर्द के तौर के ऊपर भेजते होते थे श्रीलंका में। इन्होंने श्रीलंका को बड़ा तंग किया, इन्होंने पाकिस्तान को तो पता ही है तंग किया, इन्होंने चाइना को बड़ा तंग किया, इन्होंने नेपाल को भी तंग किया हुआ है, नेपाल के इलाकों पर भी कब्जा किया हुआ है। इन्होंने बंगालियों को बड़ा तंग किया जब ये मोदी आया, जब ये इनकी माइग्रेशन का इशू है, बड़े बंगालियों को इन्होंने कहा वापस चले जाओ। इंडिया से इनके सारे जो नेबर्स हैं, जो हमसाये हैं, वो तंग पड़े हुए हैं। तो ये मुल्क नहीं बचने वाला। आज इंडिया के साथ ना श्रीलंका वालों की हमदर्दी है, ना बांग्लादेश की हमदर्दी है, ना नेपाल की हमदर्दी है, ना भूटान की हमदर्दी है, और पाकिस्तान और चाइना की तो है ही नहीं। तो ये मुल्क नहीं बचने लगा। जो मुल्क इतने हमसायों के खिलाफ प्रॉब्लम खड़ी कर दे, और फिर आप लोग ये इंडिया के अंदर तो जानते ही हैं कि इन्होंने सिखों को 84 में किस तरह मारा था। दिल्ली की गलियों में सिखों को किस तरह मारा गया था 1984 में। और फिर आप लोगों को 2002 में पता ही है कि वो जो मोदी ने वो जो गुजरात में 2000 से ऊपर बंदा मार दिया था। तो ये बेसिकली एक दहशतगर्द कौम है। इस कौम को रोग नेशन, एक टेररिस्ट नेशन डिक्लेयर करना चाहिए। आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। देखने का शुक्रिया।